Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। हमारे बाकी के कॉस्ट के कोर्स से सर्विस कॉस्टिंग काफी अलग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन या मटेरियल या लेबर या ओवरहेड के बारे में कुछ खास बातें नहीं होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी कॉस्टिंग एक तरफ है और सर्विस कॉस्टिंग अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ये चैप्टर आपको गाइडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा कि कैसे होटल्स, हमारे टैक्सीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बस ऑपरेटर्स, ये लोग अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं और कैसे अपना एक पर्टिकुलर फेयर डिसाइड करते हैं। तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक डाउट पूछना है या फिर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कितनी तरह के हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है सर्विस सेक्टर्स के लिए। सबसे पहली बात, कितनी यूनिट्स है जो कि यूज होती है डिफरेंट सर्विस सेक्टर में। यूनिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग रॉ मटेरियल को केजी, टन ऐसे मेजर कर सकते हैं, तो सर्विस सेक्टर में कौन सी यूनिट इस्तेमाल होंगी। अगर आप ट्रक चला रहे हो तो टन, किलोमीटर, अगर आप होटल में हो तो रूम, डेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कितनी यूनिट्स यूज होती है इस बारे में यहाँ पर बात होगी। फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कॉस्ट फॉर डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्रीज। अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री है कई तरह की, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि होटल की सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, टैक्सी की हो सकती है, बस की हो सकती है, ट्रक की हो सकती है, हॉस्पिटल की हो सकती है, स्कूल हो सकता है। तो जितनी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री हैं, इनके कितने सर्विस इंडस्ट्रीज है और उनकी कैसे कॉस्ट हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। आगे बात करें तो चैप्टर के ओवरव्यू पे हमारा पॉइंट आ जाता है। चैप्टर को ओवरव्यू हमें क्या बोलता है, ये कहता है कि सर्विस कॉस्टिंग कैसे कैसे लगने वाली है। तो जरा ध्यान देंगे, एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस और प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे आपस में अलग अलग है, मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट मतलब कॉम्पोजिट यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट, सर्विस कॉस्टिंग का स्टेटमेंट। कॉस्टिंग ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल, आईटी इंडस्ट्री, टोल रोड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर्स। तो ये तो बात रही कि चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है। अब बात शुरू करते हैं चैप्टर के मेन इंट्रोडक्शन के बारे में। ईयर है 1991 और इस ईयर के अंदर हम लोग के सामने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत स्पीड में ग्रो कर गया और इसकी ग्रोथ रेट इतनी तेज थी कि आज की डेट पे सर्विस सेक्टर हमारे देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सेकेंडली, ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी के अंदर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो गया और इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी कहलाने जाने लग पड़ा। अब पॉइंट आता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर की तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं है। जब भी बीइंग अ प्रोफेशनल आप किसी से मिलते हो तो लोग यही बोलते हैं कि आपकी कॉस्ट जो लगी वो बता दीजिए। तो क्या सर्विस सेक्टर की कोई कॉस्ट नहीं होती? ये कहना सरासर गलत होगा। सर्विस सेक्टर में कॉस्ट लगती है, हालांकि हो सकता है प्रोडक्शन जितनी ना लगे, पर सर्विस सेक्टर की भी कॉस्ट होती है और इसी कॉस्ट के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना चार्ज लेने वाले हैं। तो सर्विस सेक्टर की जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। किसी भी सर्विस सेक्टर की जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस होती है ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है उसकी कॉस्ट पे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम पे कि हम लोग कैसे उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, होटल के बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, या फिर इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स and get the records audited। सर्विस सेक्टर के अंदर इंटीग्रल और कॉस्टिंग जो है वो इंटीग्रल और एक इनसेपरेबल पार्ट्स है। इसका मतलब है सर्विस सेक्टर के अंदर भी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कॉस्ट देखते हुए हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग कितना आगे चार्ज ले सकते हैं। अब आता है कि कैसे सर्विस सेक्टर की कॉस्ट अप्लाई करी जाती है। तो इसमें पहला तो पॉइंट आया इंटरनल।
सर्विस कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इन हाउस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्विस कॉस्टिंग सेंटर टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की कॉस्ट तो होगी होगी, लेकिन उसके अंदर एक कैंटीन है और ये कैंटीन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है? हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर रही है। तो इस केस में क्या कहा जाता है? कैंटीन एंड हॉस्पिटल फॉर स्टाफ, ये एक इंटरनल कॉस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक सर्विस यूनिट को ही एक सर्विस यूनिट जो है वो एक सर्विस दे रही है। एक सर्विस यूनिट को ही मतलब एक हॉस्पिटल को ही उसकी खुद की सर्विस यूनिट मतलब कि कैंटीन सर्विस दे रही है। तो यहां पर हमें कॉस्टिंग को कैसे निकालना पड़ता है? इंटरनली निकालना पड़ता है। वही हम बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। तो जब सर्विसेज आर ऑफर्ड टू आउटसाइड कस्टमर एज अ प्रॉफिट सेंटर, मतलब जब हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइड कस्टमर को, अपनी यूनिट को नहीं, बाहर वालों को, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल कॉस्टिंग। इस केस में क्या होगा? जैसे हम ये बात कर सकते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है और साथ में पैसेंजर को गुड्स वगैरह भी कुछ साथ में प्रोवाइड कर देता है। कोई होटल है, वो हॉस्पिटैलिटी सर्विस दे रहा है। कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन है जो कि स्पेसिफिकली स्टाफ के लिए है, तो मैं बोलूंगा ये जो कॉस्ट आ रही है ये इंटरनल आ रही है। और वही जब मैं बोलूंगा किसी भी हॉस्पिटल जब बाहर के पेशेंट्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये जो कॉस्ट आ रही है ये एक्सटर्नल आ रही है। तो सर्विस इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। सर्विस कॉस्टिंग वर्सेस प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग में और सर्विस कॉस्टिंग में? सर्विस कॉस्टिंग डिफरेंट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग से इन द फॉलोइंग वेज ड्यू टू सम बेसिक एंड पेक्युलर नेचर। अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विस कॉस्टिंग इंटेंजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, हेंस इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होता फॉर द सर्विसेज। हम लोग यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट करते हैं फॉर कॉस्ट मेजरमेंट और एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट्स को। इसका मतलब क्या है? हम लोग प्रोडक्ट तो टेंजिबल है, नजर आएगा, सर्विस कॉस्टिंग इंटेंजिबल है। हम लोग यहाँ पर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को मेजर करते हैं, मतलब हम लोग अपनी हर सर्विस कॉस्टिंग के में जो मेजरमेंट यूनिट है उसको बदल देते हैं। वहीं जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, तो वहां पर एक ही तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। अनलाइक प्रोडक्ट कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट इसके अंदर ज्यादा मानी जाती है एज कंपेयर टू मटेरियल कॉस्ट। मतलब जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्टिंग है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन मटेरियल का होगा, सर्विस कॉस्टिंग में मटेरियल का प्रपोर्शन उतना बड़ा नहीं होता है, लेबर का ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन या ओवरहेड्स, जनरली इनका टोटल जो हमारी प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक भार होता है। अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर हेवीली डिपेंडेंट है सपोर्ट सर्विसेज पे, मतलब कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह सपोर्ट सर्विसेज जो हमारी होती है वो ज्यादा प्रोपोर्शन रखेंगे टोटल कॉस्ट में एज कंपेयर टू अदर कॉस्ट। अगले पॉइंट पे बात करेंगे और ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेंजर साइन लगा लेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू कंप्यूट द सर्विस कॉस्टिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द यूनिट फॉर विच कॉस्ट इज टू बी कंप्यूटेड। All the costs incurred during a period are collected and analyzed and then expressed in terms of cost per unit of service. तो करना क्या है? सारी कॉस्ट को इकट्ठा करना है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना है कैसे? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसको एक्सप्रेस भी करना है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक स्पेसिफिक इशू पे विद सर्विस कॉस्टिंग। जो डिफिकल्टी है वो क्या है? ये डिफाइन करने में कि रियलिस्टिक कॉस्ट यूनिट कौन सी होगी। मतलब कि अलग अलग तरह के सर्विस इंडस्ट्री है, तो क्या सब में यूनिट बदलेगी? जी बिल्कुल बदलेगी। तो हमें ढूंढना क्या है कि उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई उसकी सर्विस यूनिट क्या होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो होटल में क्या होगा? ऑक्यूपाइड रूम डेज, मतलब कितने दिन कमरा ऑक्यूपाइड रहा। देखो होटल में रूम तो है ही है, पर उनका खर्चा ज्यादा कब लगेगा? जब जो रूम है वो यूज हो रहा होगा, मतलब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्यूपाइड नहीं तो खर्चा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, कुछ ना कुछ खर्चा तो चलता ही रहेगा। लेकिन उनका रेवेन्यू जनरेशन कब होगा? जब वो रूम ऑक्यूपाई भी हो रहा है और उस रूम से हम लोगों को कुछ पैसा मिल भी रहा है। तो आगे बात करते हैं अदर टिपिकल कॉस्ट यूनिट कौन कौन सी हो सकती है। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? पैसेंजर किलोमीटर या क्विंटल या किलोमीटर या 10 किलोमीटर। मतलब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो पैसेंजर किलोमीटर है, और अगर आप गुड्स करते हो
तो आप गुड्स को कैसे मेजर कर रहे हो, क्विंटल में या फिर टन में। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस है तो कितने किलोवाट आवर की आपकी मेजरमेंट चल रही है। हॉस्पिटल है तो कितने पेशेंट पर डे, रूम पर डे या पर बेड या पर ऑपरेशन आप काम कर रहे हो। कैंटीन है तो पर आइटम, सिनेमा है तो पर टिकट, होटल है तो गेस्ट डेज या रूम डेज कितने हैं। देखो आपको बस यहाँ पर समझना ये पड़ेगा, इस लिस्ट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि मेरी सर्विस इंडस्ट्री में एक्चुअली डीलिंग होती किस चीज की है। आप ये समझ लोगे तो आपको इस लिस्ट को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद लिखा हुआ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो पर ट्रांजेक्शन पर सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो पर कोर्स पर स्टूडेंट पर बैच या पर लेक्चर हो सकता है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो पर प्रोजेक्ट या पर मॉड्यूल हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस सर्विस से जुड़े हुए हो तो आपको देखना पड़ेगा पर पॉलिसी, पर क्लेम या पर टीपी आपको देखना पड़ेगा। टीपीए मतलब होता है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और आप कैशलेस क्लेम ले रहे हो तो उसको हम टीपीए बुलाते हैं बेसिकली। तो ये होता है हमारा कि कितनी तरह की हमारी सर्विस यूनिट्स हो सकती हैं। अब ये सोचना आपको है, आपको उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को सोचना है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ, वहां पे एग्जैक्टली होता क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई टैक्सी चल रही है तो भी आपको क्या देखना है, पैसेंजर किलोमीटर ही देखना है। बस चल रही है तो पैसेंजर किलोमीटर ही देखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, टैक्सी के अंदर अब जैसे ओला या उबर है तो यहाँ पे तो एक ही आदमी बैठ रहा होगा। बस में तो ये होता है कि भाई 70 या लेटेस्ट से बस की कैपेसिटी 60 लोगों की है, 60 लोगों की कैपेसिटी है। तो उसका मतलब अगर कम लोग बैठेंगे तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग बैठेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। लेकिन टैक्सी में बात करें तो अकेला आदमी बैठे चाहे वो 4 लोग बैठा ले, अगर शेयरिंग वाली नहीं है तो कॉस्ट पर यूनिट तो उतनी की उतनी आ रही होगी। तो आपको यहाँ पर दिमाग ये चलाना है कि हम लोग को हमें पर पैसेंजर देखने की जरूरत है या फिर पर किलोमीटर देखने की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, आप क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको ये सब चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। तो मैं बार बार बोलूंगा, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट लर्न दिस, इसको लर्न मत करना, इसको समझते हुए चलना, कंसेप्ट से सोचना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं तो अब पॉइंट आता है कि सर्विस कॉस्ट यूनिट आखिर कंप्यूट कैसे करी जाएगी। एक तरफ तो आता है सोचना कि भाई सोचना कि ये कॉस्ट किसी से जुड़ी होगी, दूसरा तरफ आता है कि कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, समटाइम्स टू मेजरमेंट यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू नो द कॉस्ट ऑफ सर्विस और ऑपरेशन। इसको हम लोग बुलाते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग वुड मेजर द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एग्जाम्पल क्या है कंपोजिट यूनिट्स के, एक क्या हो सकता है जी, टन किलोमीटर हो सकता है, क्विंटल किलोमीटर हो सकता है, पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है या फिर पेशेंट डे हो सकता है। तो कंपोजिट यूनिट को हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, दो तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। पहला, एब्सोल्यूट से कर सकते हैं या फिर कमर्शियल से कर सकते हैं। एब्सोल्यूट से भी हो सकता है और कमर्शियल से भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का पर मतलब क्या हो गया, आपको वेटेड एवरेज बेस देना पड़ेगा। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल एवरेज बेस देना पड़ेगा। सर सिर के ऊपर से निकल गया, क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, या फिर हमको नहीं समझ आ रहा कि वेटेड में और एब्सोल्यूट, वेटेड में और सिंपल में फर्क क्या है। बच्चों वेटेड मीन तो पढ़ा था ना, उसमें क्या बताया जाता था हम लोग को कि सिंपली आपको क्या करना होता है, किसी एक की चीज की इंपॉर्टेंस निकाल दो। मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये x है तो वेट उसका क्या होगा, f होगा। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते आए ना, यहाँ पर 5 लिखा है तो मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको x को w भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो मैं कहता हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम 3 का वेट देते हैं, इसको 2 का वेट देते हैं, इसको 1 का वेट देते हैं। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे हम लोग बुलाते हैं वेटेड एवरेज। वही कमर्शियल सिंपल एवरेज में क्या करेंगे, सीधा सीधा उठाकर एक एवरेज हम उठाकर सीधा सीधा मीन निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट कॉस्ट कैसे निकलता है, ये समेशन होता है प्रोडक्ट या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फैक्टर का। फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर अ गुड ट्रांसपोर्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे निकलेगा जी, वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस प्लस वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस प्लस वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस एंड सो ऑन। मतलब एक ट्रक है अगर, और एक ट्रक मान लेते हैं, यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास ये एक ट्रक है और ये ट्रक ए बी और सी पॉइंट पर जा रहा है। मतलब ए सिटी पे जाएगा, बी सिटी पे जाएगा, सी सिटी पे जाएगा। ये जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, ये जो है वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और लेटर से वो 0.0 से स्टार्ट करता है, 0.0 से ए का डिस्टेंस कितना चल रहा है, लेटर से वो 5 किलोमीटर का चल रहा है। तो जब ट्रक चला तो उसने पहले यहाँ पर 10 टन सामान रखा और 5 किलोमीटर चला। फिर ए पर आकर उसने 10 टन तो हटा दिया,
10 टन जो है उसका कम हो गया, पर उसने 20 टन रख लिया। फिर जो पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसने 20 टन हटा दिया, लेकिन उसने अब 15 टन रखा। फिर पॉइंट सी पर जाकर उसका पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ट्रक जब वापस आएगा तो खाली वापस आएगा। तो जरा वेटेड किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो आप कितना किलोमीटर चल रहे हो और कितने का आप सामान ले रहे हो। कितने किलोमीटर चल रहे हो और कितने का सामान ले रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कितना वेट कैरी कर रहे हो। वेट कितना कैरी कर रहे हैं, 10 टन 5 किलोमीटर के लिए, 20 टन 10 किलोमीटर के लिए, 15 टन 15 किलोमीटर के उठा के जोड़ दो। ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारा वेट कैरी टोटल। तो ये होता है हमारा वेटेड एवरेज। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे डिस्टेंस को, मतलब किसी भी चीज को एक इंपॉर्टेंस दे रहे थे। यहाँ जो मिलेगा आपको मिलेगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। जैसे सिनेमा थिएटर में बात करते हैं तो अलग अलग क्या कह सकते हो, फर्स्ट क्लास सीट है, उसमें हायर क्वालिटी सर्विस मिल रही है, रिक्लाइनर वगैरह मिल जाता है, हिंस हायर रेट लगेगा। सेकेंड क्लास सीट है, उस पर थोड़ा प्राइस कम कर दिया जाता है। इन दिस केस अप्रोप्रिएट वेट दिया जाता है फर्स्ट क्लास को और सेकंड क्लास को, उनको बराबर लाने के लिए, उनकी यूनिट्स को बराबर लाने के लिए। फिर आता है सिंपल एवरेज या वेटेड कमर्शियल बेस। इसके अंदर थोड़ा कम सिंपल हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे टन्स को हम लोग वेट दे रहे थे, यहाँ पे टन को वेट देने के बजाय बस क्या करो, 5 किलोमीटर चला, इसके बाद 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, डिवाइड बाय 3 कर दो, दैट्स इट। इतना सा खाली काम करने को बोलेंगे कि यहाँ पर और दिमाग में चलो सीधा सीधा उठा के डिवाइड बाय 3 कर दो, मतलब 1 2 3 सीधा सीधा एक एवरेज कर दिया। तो क्वेश्चन आता है सर वेट देने की जरूरत क्यों हुई, इससे भी तो काम चल सकता था। देखो वेट देने का मेन पर्पस होता है कि हम चीजों को बराबर पे ले आना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वो चला तो 5 किलोमीटर था, पर वो ज्यादा सामान लेकर नहीं चला। यहाँ पर वो चला 15 किलोमीटर था, पर पहले से ज्यादा सामान लेकर चला। यहाँ पर चला वो 10 किलोमीटर था, पर सबसे ज्यादा सामान लेकर चला। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि हम लोग ए टू बी, बी टू सी, 0 टू ए टू बी और बी टू सी को बराबर पर लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए वेट दे रहे होते हैं, ताकि हर यूनिट बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट पर आ जाए, सारी यूनिट्स बराबर आ जाए। वही जब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल एवरेज पर, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 5 10 और 15 हमने करा। अब 5 10 और 15 में प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो 5 किलोमीटर चलता है तो सामान अलग है, आप सिर्फ किलोमीटर्स को एवरेज पर लेकर आ रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ट्रक कितना भरा हुआ था। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट्स को बराबर पर लाने के लिए हम लोग टन किलोमीटर या फिर हम लोग वेटेड तरीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये उसका मेन पर्पस होता है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे सिंपल एवरेज और कमर्शियल बेसिस पे। तो यहां पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज क्वालिटी। जैसे हमने यहाँ पे बात करी, डिस्टेंस को सीधा सीधा उठाया और हम लोगों ने यहाँ पर तो काम खत्म कर दिया। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सीधा सीधा हम लोगों ने पहले तो ये उठाया दिस, और इसके बाद हम लोगों ने हमारे वेट से भी उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो खैर आपको इसका इस्तेमाल कभी करना नहीं है, आपको इसी का इस्तेमाल करना है। आप कभी भी सिंपल एवरेज या कमर्शियल बेसिस का इस्तेमाल क्वेश्चंस में नहीं करने वाले हो। अब एक क्वेश्चन सामने आया है तो बिल्कुल हम लोग उसके ऊपर बात भी कर लेंगे। अ लॉरी स्टार्ट्स फ्रॉम विद अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से एक लॉरी स्टार्ट होती है 20 मेट्रिक टन का सामान लेकर, ठीक है जी, और 8 मेट्रिक टन वो स्टेशन बी पे उतार देती है, ठीक है जी। स्टेशन बी पर गए और स्टेशन बी में 20 में से 8 उतार दिया, कितना बचा, 12 मेट्रिक टन। ये सामान सी पर लेकर गए और यहां पर हम लोगों ने पूरा 12 मेट्रिक टन भी उतार दिया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद ऑन द रिटर्न ट्रिप, जब रिटर्न हुई तो इट रीचेस स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन सी, ठीक है भाई। तो यहां से क्या किया, यहाँ पे 16 मेट्रिक टन और चढ़ाया गया और स्टेशन ए पर सीधा सीधा हम लोग उसको ले गए। मतलब जाते समय ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, वापसी में सीधा सी से ए पर आ गए, बी पर हम लोग रुके नहीं। अब बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ए टू बी का कितना है, 80 किलोमीटर है। ए टू बी का कितना है, 80 किलोमीटर है। बी टू सी का कितना है, 120 किलोमीटर है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं सर सी टू ए का मतलब 200 किलोमीटर होगा। अरे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जरा सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। क्या सीधा रास्ता होगा, हो सकता है रास्ता घूमकर भी हो। तो क्वेश्चन में सीधा अजम्पशन नहीं ले लोगे कि यहाँ पर 200 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, कितना दिया हुआ है, 160, तो 160 किलोमीटर का वापसी का डिस्टेंस पड़ा। अब अगर मैं वेटेड एवरेज पे बात करूं तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। 80 into 20, उसके बाद 120 into 12, उसके बाद 16 into 160,
80 इंटू 20, 12 इंटू 120 और 16 इंटू 160, तो वेटेड एवरेज तो बिल्कुल सिंपल ही आ गया। सिंपल एवरेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो क्या बोलना चाहेगा, वो ये कह रहा है कि आप टोटल किलोमीटर कितने चले, जरा इसको चेक करो। तो मैं 80 किलोमीटर चला हूं, मैं 120 किलोमीटर चला हूं, उसके बाद मैं 160 किलोमीटर चला हूं, तो मैं ओवरऑल कितना चला, 360 किलोमीटर मेरा रन रहा। तो 360 किलोमीटर का मेरा क्या रहा, यहाँ पर रन रहा। 360 किलोमीटर के रन के बाद मैंने कितना टन मैंने वेट उठाया, तो जी 20 टन का वेट उठाया। उसके बाद मैंने 12 टन का वेट उठाया, फिर 16 टन का वेट उठाया, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो आपको एवरेज वेट मिल जाएगा। एवरेज वेट कितना उठाया, तो कोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली ना मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा क्या कर दे रहे, चीजों को एवरेज पर ले आ रहे हैं। तो 20 और 12 और 16 कितना हो जाता है जी, 20 12 16 को हमने डिवाइड किया और यहाँ पर जो मुझे मिल जाता है वो मिल जाता है 16 मेट्रिक टन। कितना मिल गया जी, 16 मेट्रिक टन मुझे यहाँ पर मेरा आंसर मिल जाता है। तो 48 डिवाइड बाय 3 हमारा 16 आ जाएगा। तो बस किया क्या, 16 इंटू 360। तो यहाँ पर जो मेट्रिक टन किलोमीटर आ रहा है और यहाँ पर जो मेट्रिक टन किलोमीटर आ रहा है उसमें एक फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ पर आप एवरेज वेट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप इंडिविजुअली वेट दे रहे हो। ये रहे इंडिविजुअली 20 12 और 16, यहाँ पर आप इंडिविजुअली वेट दे रहे हो। तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है दोनों चीजों के बीच में। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट या इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट। टू कैलकुलेट कॉस्ट या प्राइसिंग ऑफ 2 or more different grades of service which uses common resources, each grade of service is assigned a weight और इसे कन्वर्ट करा जाता है इक्विवेलेंट यूनिट में। कैसे करा जाता है, एक सिंपल से इलस्ट्रेशन पे बात करेंगे। एक होटल है जिसके पास 3 तरह के सूट्स हैं फॉर इट्स कस्टमर, दैट इज स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरियस सूट्स। टाइप ऑफ सूट के बारे में बात करें तो पहला क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ रूम कितने हैं 100, डिलक्स में कितने हैं 50, लग्जरियस में कितने हैं 30। फिर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग डिलक्स रूम में 2.5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड सूट का किराया लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 1 रुपया लेते होंगे तो यहाँ पर हम लोग 2.5 रुपए लेते हैं। फिर बोला जा रहा है हम लोग लग्जरियस सूट में कितना लेते हैं, डिलक्स का ट्वाइस, मतलब यहां पर कितना लेंगे 5 रुपए लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसका 2.5 टाइम हो गया और ये इसका 5 टाइम हो गया। पहले तो मैंने अब एक तरीका निकाला तीनों को इक्वेट करने का कि अगर स्टैंडर्ड का किराया 1 रुपए का है तो डिलक्स का 2.5 रुपए होगा और हमारा जो लग्जरी है उसका 5 रुपए होगा। तो रेंट ऑफ डिलक्स सूट इज 2.5 और स्टैंडर्ड सूट का जो है उससे ट्वाइस चल रहा है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं सबको स्टैंडर्ड पर ले जाऊं या फिर मैं सबको लग्जरी पर ले जाऊं, या तो सबसे टॉप पर चले जाओ या सबसे नीचे पर चले जाओ। तो अगर मैं सबसे नीचे पर जाता हूं तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं सबको स्टैंडर्ड पर ले जाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड पर लेकर जाने का। स्टैंडर्ड पर लेकर जाने का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूं कि यहाँ पर 100 रूम से मेरे पास स्टैंडर्ड के लिए, जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास 100 रूम से स्टैंडर्ड के 100 रूम मुझे यहाँ दिए हुए हैं और साल में 360 दिन होटल खुलता है, तो रूम डेज कितने होंगे 36,000 और कितना किराया मिलेगा, अगर 1 रुपया मानते हो तो 36,000। यहां पर 50 रूम है 360 तो 18,000 का किराया मिलेगा। 18,000 का किराया किसका मिलेगा, डिलक्स का। अगर मुझे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड का कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 45,000, मतलब 2.5 रुपए किराया मिल रहा है। यहां पर 30 इंटू 360 10,800 और 5 रुपए मिल रहा है। तो बच्चों जब मैं 1, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल गया, 1,35,000 जो पर आता है कि अगर मेरे पास डिलक्स और लग्जरियस रूम्स ना होते, सिर्फ स्टैंडर्ड रूम्स होते तो मेरे पास कितने रूम डे स्टैंडर्ड के बन जाते हैं, 1,35,000 बन जाते। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं सबको कहां ले गया, सिंगल रूम मतलब हमारे स्टैंडर्ड रूम की तरफ ले गया। वही अगर मैं इसको लग्जरियस से करूं तो बस मैं क्या करूं, अभी तक आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, अब क्या कर दोगे डिवाइड। तो अगर ये 1 है तो ये उसका 1/5 होगा, ये 1/2 होगा, सिंपल सी बात है। वो 2.5 तो और ये आपका 8 था 5, तो आप उसको जस्ट अपोजिट कर दो। अब देखो इनमें से कोई एक ही अप्रोच को फॉलो करिएगा, या तो बड़े से छोटे पर, छोटे से बड़े पर। तो मेरा क्या मानना है, स्टैंडर्ड यूनिट से करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मल्टीप्लीकेशन हमेशा इंसानी दिमाग मल्टीप्लाई ज्यादा आसानी से कर लेता है, डिवीजन में उसे बहुत दिक्कत होती है समझने में भी और करने में भी। तो बेटर क्या है कि आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट मतलब छोटे पर ले जाओ, मल्टीप्लिकेशन पर ले जाओ, इस पे जाने से बेटर रहेगा आपके लिए वो। तो ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया स्टैंडर्ड हमारे रूम मिल गए। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहली बात सर्विस कॉस्टिंग होती क्या और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि कैसे यूनिट्स निकाली जाती है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगले वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूं। कोई स्पेसिफिक डाउट, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपके साथ इसी वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू।